देखिए, अंग्रेजी मीडियम फिल्म है, उसका एक गाना है, एक जिंदगी मेरी 100 ख्वाहिशां मैं पूरी करा। ये गाना इस स्टोरी पर एकदम एप्ट बैठता है। बात कश्मीर की, जहां बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां एक दशक पहले कुछ अच्छा सुनने के लिए कान तरस जाया करते थे, लेकिन अब वही कश्मीर अच्छी खबरों से आबाद हो गया है। तरक्की की कहानियां लिखी जा रही हैं। कश्मीर अब नए सपनों का जन्नत बन गया है। इस जन्नत से आपके लिए एक खूबसूरत बच्ची की कहानी। इस बच्ची का नाम है फातिमा। अभी स्कूल जाना शुरू किया है, लेकिन अभी उस पर आईपीएस बनने का जुनून सवार हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल। ये बच्ची पुलिस अफसर की ड्रेस पहनती है, मोबाइल पर ना तो गेम खेलती है ना ही कार्टून देखती है। इसे बस मोबाइल इसलिए चाहिए कि वो अपनी फेवरेट लेडी अफसर तनुश्री को देख सके, उनके जैसा बनने के सपने देख सके। तो हमारे साथ थोड़ी देर में फातिमा होंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से उनके सपनों की कहानी सुन लेते हैं। ये बच्ची नए कश्मीर में पंख फैलाते सपनों की मिसाल है। बच्ची का नाम फातिमा बिनती शौकत है। अभी स्कूल जाना शुरू ही किया है, लेकिन कश्मीर की बदली फिजाओं में इस बच्ची के सपनों ने अभी से पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। पुलिस के कपड़ों में रहना इसे पसंद है। नन्ही फातिमा का सपना आईपीएस बनने का है। हाल ये है कि खेलने कूदने की उम्र में फातिमा मोबाइल पर लेडी अफसर तनुश्री को देखती हैं और ये नन्ही बच्ची बड़ी होकर तनुश्री जैसी अफसर बनना चाहती है। क्या बनना चाहती हो? आईपीएस। आईपीएस। किसको देखा आपने? तनुश्री मैम को। दरअसल जिस लेडी अफसर तनुश्री जैसा बनना फातिमा का सपना है, खुद उन तनुश्री की कहानी लाखों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। तनुश्री 2014 में आरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनी थी। 2015 में उनकी शादी हुई और घर गृहस्थी के साथ उन्होंने पहले आयकर विभाग की परीक्षा पास की। फिर 2016 में यूपीएससी पास कर वो अफसर बनी। इस नन्ही फातिमा का सपना इन्हीं तनुश्री जैसा अफसर बनना है। फातिमा बिनती अभी बहुत छोटी हैं, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े हैं। फातिमा आज एक ऐसे कश्मीर में पल बढ़ रही हैं, जहां सपने देखना और उन्हें पूरा करना मुमकिन है। कल तक जो कश्मीर संगीनों के साए में सांस लेता था, आज उस कश्मीर की खिलखिलाहट इस बच्ची की मुस्कान में महसूस की जा सकती है। इस छोटी सी फातिमा बिनती के सपने आज कश्मीर और कश्मीरियत की नई इबारत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस वक्त फातिमा खुद अपनी मम्मी के साथ जुड़ रही हैं, रोजे हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो फातिमा, सबसे पहले आ जाइए टीवी के सामने। सुन रही हैं आप हमें और देख रही हैं? आप हमें देख पा रही हैं? ये बताइए, सबसे पहले सल्यूट देंगे, क्या कहेंगे? जय हिंद बोल के दिखाइए। जय हिंद। फातिमा बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। आपने ये कौन सी वर्दी पहनी है? क्या बनना चाहती है आप? बताइए सभी को। आईपीएस। अच्छा, आईपीएस बनना है। ये बताओ कि कैसे सोचा कि आईपीएस बनना है? कैसे सोचा? तनुश्री मैम को देख। अच्छा, फातिमा काफी छोटी हैं, उनकी मम्मी से ये जानना चाहेंगे, रोजे हमारे साथ हैं, कि बच्चे जब इतनी छोटी उम्र में होते हैं तो उनको बड़ी ख्वाहिशें होती हैं बाबी डॉल की, किचन सेट की, लड़कियां खासकर से। तो किस उम्र से फातिमा के सर पर ये जुनून सवार हुआ कि उन्हें एक अफसर बनना, वो भी आईएएस अफसर, जो बहुत बड़ी बात है? बिल्कुल मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी दूसरे माओं की तरह इसको किचन सेट ला रही थी। जब भी कोई डॉल लाती थी, किचन सेट लाती थी, तो बट ये फेंक देती थी। नहीं, जब से ये हुआ, तब से जब से तनुश्री मैम कश्मीर में यहाँ शोपियान में ये तैनात थी, तब से वो सोशल मीडिया पे उसके चर्चे तो आते ही रहते हैं। तो फातिमा ने जिस टाइम पहले तनुश्री मैम को देखा तो बोला, मम्मा मुझे यूनिफॉर्म चाहिए। मुझे, मैंने ऐसे इजी ले लिया। मैंने सोचा इसने बोला तो मैंने सोचा ऐसे ही मैंने इजी ले लिया। तो कुछ देर
मैंने फातिमा जी को जो मैंने इसको यहाँ स्कूल में डाल दिया, क्रंच में डाल दिया, बिकॉज आई वाज वर्किंग इन अ कोर्ट, तो मैं वर्किंग वुमन हूँ, तो मैंने इसको क्रंच में डाल दिया। तो क्रंच में इसको इसका जो जुनून है, वहां पे टीवी देखते थे तो इसके टीचर्स भी वहां पे बोलते थे नहीं हम इनको जो है राइम्स सिखाते हैं ये ध्यान ही नहीं देती है, हम इसको कुछ और सिखाती है ध्यान ही नहीं दे। जो ही टीवी पे हम तनुश्री मैम को, ये स्क्रीन पे हम तनुश्री मैम की पिक दिखाती है तो ये बहुत एक्साइट होती है कि मैं भी यही यूनिफॉर्म पहनूंगी। उसके बाद मैंने इसको एक बार जो है यूनिफॉर्म दिलवाई और इसने स्कूल में सबसे पहले जब परफॉर्म किया तो मेरा भी एक शौक जाग गया कि मैं इसको जो इसका ये ख्वाब है, इसकी हॉबी भी यही है, इसकी एम भी यही है, तो मैं चाहती हूँ कि तब तक मैं भी इसका सपोर्ट करती रहूं जब तक इसके पास भी जुनून है कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनूं। क्या बात है। लेकिन ये बताइए रोजे की कभी आपने कोशिश की कि फातिमा को तनुश्री जी से मिलवाया जाए या कभी ऐसा? बिल्कुल जी बिल्कुल, मैंने कोशिश की थी एक्चुअली। जब फातिमा ने पहली बाइट सोशल मीडिया पे दी तो उस टाइम भी मैंने एक रिक्वेस्ट की थी तनुश्री मैम से कि वो इससे बात करे, और उसके बाद तनुश्री मैम की एक बार कॉल भी आई तो फातिमा ने तनुश्री मैम से एक बार बात भी की। इवन दो मैं तनुश्री मैम को जानती हूँ, मैं जो है होम डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग काउंसिल रह चुकी हूँ, मैंने तनुश्री मैम से बहुत बात की, लेकिन मैं इसे मिलवाने में सफल नहीं रही हूँ आज तक, बिकॉज टाइम नहीं मिला मुझे कि मैं इसे मिलवाऊँ। चलिए जब तक हमने बहुत कोशिश की, हमने भी आज शगुफ्ता कोशिश की थी, हमने पूरे तनुश्री भी एफर्ट्स किए हैं आज, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। अच्छा, मुझे ये जानना है रोजे की क्या क्या पसंद है इनको, ये कौन सी क्लास में है, ये कॉस्ट्यूम जो इस वक्त डाला हुआ है ये पूरा दिन डाल के रखती हैं या नॉर्मल बच्चों की तरह खेल कूद भी करती हैं? है ना शगुफ्ता, ये सवाल ना उससे फातिमा से ही पूछते हैं। रोजे ट्राई कीजिए कि फातिमा अगर बोल पाए तो इस सवाल का जवाब दे पाए। जी आप फातिमा बोलिए, आप यही कॉस्ट्यूम पहनना चाहती हो कि कोई और कॉस्ट्यूम? आप एडवोकेट भी बन सकती हो ना, या आईपीएस ही बनना है? आईपीएस ही बनना है। अच्छा रोजे, जब पहली बार फातिमा ने आपको बताया कि उसे आईपीएस ही बनना है, सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था? देखिए मैम, मैं जब छोटी थी, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं जब छोटी थी तो खेल में बच्चे खेलते थे कि हम टीचर खेलेंगे, तो उस टाइम मेरे जहन में एक ही बात थी कि मुझे तो एडवोकेट ही बनना है। मैं अपनी मम्मा का, हमारा होता है इस्लामिक ट्रेडिशन में एक कोट होता है जो हम पहनते हैं बुर्का, मैं अपनी मम्मा का बुर्का पहन के कुछ पेपर्स हाथ में लेके निकलती थी कि नहीं मैं एडवोकेट हूँ, और वो जुनून मुझे आज तक बरकरार रहा। जब तक मैंने LLB नहीं किया, मैं एक सफलता एडवोकेट नहीं रही, तब तक मैंने वो जुनून नहीं छोड़ा और आज भी कंटिन्यू है। और मैं चाहती हूँ कि जो जुनून में आज ही है ये तो बहुत अच्छा है। देखिए मैम, मैं ये भी बोलूंगी कि आजकल के बच्चे जो है उनपे बिल्कुल, और कहीं ना कहीं रोजे जो आप बात बता रही हैं वही जुनून आपकी बेटी फातिमा में भी देखने को मिल रहा है, और वो आप सपोर्ट करते हुए भी दिख रही हैं। जरा फातिमा से आप बात करिए और जरा पूछिए, क्योंकि हमारी बात तो वो अगर वो नहीं सुन पा रही है कि वो कुछ कहना चाहेंगी, वो तनुश्री के बारे में ही, उनके बारे में ही कुछ कहना चाहेंगी, या फिर वो जब ये कपड़े, ये ड्रेस इस तरह से यूनिफॉर्म पहनती है तो कुछ डायलॉग्स ऐसे कुछ बोलती है, क्या करती है वो? जरा बात करिए फातिमा से। आप कुछ बोलना चाहेगी कि मैं क्या कर रही हूँ? फातिमा, जो तनुश्री मैम बोलती है वो आप बोलोगे? जो तनुश्री मैम ने बोला कि मैं एनकाउंटर पे गई थी, आप भी बोलो। क्या करना है आपको? एनकाउंटर करना है? कहाँ पे करना है एनकाउंटर? पहाड़ों पे? अच्छा फातिमा, आप ड्रेस में तो बहुत सुंदर लग रही हैं, और हमारे दर्शक है ना जो वो आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, तो आपको स्कूल में कोई ना कोई पोएम जरूर सिखाते होंगे, तो हमारे दर्शकों को भी वो पोएम सुना दीजिए। पोएम सुनो। ट्विंकल ट्विंकल वेरी गुड, वेरी नाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फातिमा आपको, और जोया आपको भी हम यही कहेंगे कि इसके जो सपने हैं, जो उम्मीदें हैं, आप उसको पूरी करने में पूरी इसकी मदद करें। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।
तो चलिए अब कश्मीर से ही ताल्लुक रखने वाली एक और मजबूत महिला से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जिन्हें कश्मीर की पहली महिला ट्रक ड्राइवर का तमगा जो है वो हासिल हुआ है। राबिया ट्रक का स्टीयरिंग थामे हुए पूरे हिंदुस्तान का सफर करती हैं। दरअसल राबिया कश्मीर से हजारों किलोमीटर दूर ट्रक से सामान पहुंचा रही हैं। वो कहती हैं कि ये मुकाम उन्हें अपने पति और परिवार की मदद से हासिल हो पाया है। देखिए। ये सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर नहीं, ये बदलते कश्मीर का प्रमाण भी है। ट्रक की स्टीयरिंग थामे राबिया यासीन को कश्मीर की पहली महिला ट्रक ड्राइवर होने का मुकाम हासिल है। राबिया के पति भी ट्रक ड्राइवर हैं। पति की मदद से ही राबिया ने भी ट्रक चलाना सीखा और अब अपने इस हुनर से पूरे परिवार की मदद कर रही है। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली राबिया यासीन कश्मीर की पहली महिला ट्रक ड्राइवर बन गई है। पिछले 2 साल से वो अपने पति के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी ट्रक को लेकर जाती है। राबिया का परिवार पुलवामा के पास एक गांव में रहता है। परिवार के लोगों को जब राबिया के इस पेशे का पता चला तो परिवार ने भी उसकी पूरी मदद की। राबिया की 4 साल की बेटी की परवरिश भी पूरा परिवार मिलकर करता है। जब से मैंने शादी बहू को की है तब से उसको शौक ही था गाड़ी चलाने का, मतलब ट्रक चलाने का। वो यहाँ भी छोटी मोटी गाड़ी चलाती थी, अब तो बड़ी गाड़ी चलाती है। आज पूरे हिंदुस्तान में वो गाड़ी चलाती है। उसको एक शौक भी था और हमने भी उसको सपोर्ट किया। मैंने बोला आप चलाओ, अगर आपकी शौक है कोई बात नहीं। हम सास सहुरा जो है ननान घर के देवर शेबर, हम सबों ने इसके लिए सपोर्ट किया। हम चाहते हैं ये अपने पांव पर खड़े हुए। राबिया ने साबित कर दिया है कि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर चुकी हैं। कश्मीर में भी महिलाएं अब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तरक्की की राह पर आगे बढ़ रही हैं। अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं दिल्ली में नए सीएम के शपथ ग्रहण की। 20 फरवरी को होने वाला ये राजनीतिक आयोजन बेहद भव्य अंदाज में बीजेपी करने वाली है, लेकिन सीएम कौन बनेगा इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। वैसे किसके सिर सजेगा दिल्ली का ताज, इसके लिए करना होगा कुछ घंटों का इंतजार। लेकिन सीएम पद के दावेदारों में हैं कौन से खास नाम, क्या कोई सरप्राइज भी बीजेपी दे सकती है, इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। भारतीय जनता पार्टी की आज विधायक दल की बैठक शाम को होनी है और उसमें जो नाम तेजी से सामने आ रहा है, मुख्यमंत्री के लिए रेखा गुप्ता जी का सामने आ रहा है। महिलाओं में सबसे आगे नाम आ रहा है और हमारे साथ में मौजूद है रेखा जी, इनसे बातचीत करने के लिए। मैम, विधायक दल की आज बैठक बड़े अहम फैसले होने हैं, कितनी तैयारियां उसके लिए? तैयारी करने वालों ने करनी है, हमें तो बैठक में जाना है, हम तैयार हैं जाने के लिए। आपका नाम बहुत तेजी से आ रहा है आगे, क्या तैयारियां, क्या उम्मीदें, क्या सपने कोई मन में चल रहा है? एक ही सपना है, दिल्ली के विकास का सपना। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है। हमारी पूरी टीम अपनी दिल्ली के लिए काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारे विजन क्लियर है, हमारा एजेंडा क्लियर है। हमें दिल्ली के लिए वो काम करना है जिस चीज की दिल्ली अधिकारी है। पहले भी हमने आपको कवर किया है, बड़े कविता शायराना अंदाज में आप लोगों को जवाब देते रहेंगे, क्या कहेंगे इस? देखिए, ये दिल्ली है, देश की राजधानी है और बार बार दिल्ली को कई बार लूटा गया। कभी कांग्रेस ने लूटा, कभी आम आदमी पार्टी ने लूटा और इतिहास में भी लूटी गई है। और दिल्ली को बसाने की जिम्मेदारी हमने ली है। आज मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली बसेगी। इतना ही कह सकती हूँ कि फलक को जिद है जहाँ पे बिजली गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पे आशियां बनाने की। तो आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व होगा और हमारे पूरी विधायक टीम की ताकत होगी और मिल के दिल्ली को संवारेंगे। कुछ जिद और कुछ उम्मीदें आपके साथ जो लोग लगे हुए थे शुरू से, उन्होंने भी लगाई हैं, वो भी सपने देख रहे होंगे, क्या उनकी चीज पूरी होगी? पूरी हुई। उनकी इतनी बड़ी जीत के साथ में हमने अपनी विधानसभा जीती है। हर एक कार्यकर्ता की मेहनत रंग लाई है और हमारे नेतृत्व क्या जो मार्गदर्शन हमें मिला उसने अपना काम किया। तो कितना आज जो चीजें सारी साफ हो जाएंगी, इंतजार जो हो रहा था वो खत्म हो जाएगा सारा? अभी तो दिल्ली की गंदगी साफ होने में समय लगेगा और दिल्ली की गंदगी साफ करने के लिए हम सब काम करेंगे और चीजें साफ होती जाएंगी।
तो रेखा गुप्ता जी, इनका कहना है कि आज विधायक दल की बैठक होगी, शीर्ष नेतृत्व जो भी तय करता है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता तैयार है। और चलिए बात करते हैं महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार देखिए श्रद्धालुओं के पहुंचने के कई कीर्तिमान और बनेंगे। अभी करीब 56 करोड़ श्रद्धालु यहां आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह आंकड़ा 65 से 70 करोड़ तक पहुंच सकता है। और देखिए, ये आंकड़ा देश की करीब आधी आबादी का है। वैसे महाकुंभ के आयोजन को लेकर कई बड़े देशों को जनसंख्या के लिहाज से पछाड़ दिया है। ये प्रभु में लीन होने का महोत्सव है। थकान नहीं हुई? कैसा लग रहा है? अभी भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये पावन कुंभ नगरी में मां गंगा, यमुना और सरस्वती का आशीर्वाद लेने का महोत्सव है। इस महोत्सव में करीब 56 करोड़ श्रद्धालु अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन जिस रफ्तार के साथ लोग रोजाना ट्रेनों और सड़क मार्ग से यहाँ डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, उससे अब ये संभावना जताई जाने लगी है कि क्या महाशिवरात्रि यानी कुंभ के समापन तक ये आंकड़ा 65 से 70 करोड़ पहुंच सकता है। इसका मतलब होगा कि देश की करीब आधी आबादी के लोग कुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अभी कुंभ खत्म होने में 8 दिन बाकी हैं। स्टेशनों पर उमड़ रही भीड़, चाहे वो प्रयागराज जंक्शन हो या अन्य स्टेशन हो, वहां पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 200 स्पेशल ट्रेनें 24 घंटे में प्रयागराज से रवाना की गई हैं, ताकि जो भीड़, जो यात्री श्रद्धालु प्रयागराज में संगम में स्नान करने के बाद आ रहे हैं, वो अपने गंतव्य को भेजे जा सके, प्रयागराज में भीड़ को कम किया जा सके। इन दिनों प्रयागराज में रोजाना 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। यानी अगर ऐसी ही रफ्तार रही तो संभावना है कि श्रद्धालुओं का आंकड़ा 65 करोड़ पार कर सकता है या फिर 70 करोड़ के पास भी पहुंच सकता है। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए शासन और प्रशासन लगातार यहाँ क्राउड मैनेजमेंट में भी जुटा हुआ है। यानी श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो और वो आसानी से संगम में डुबकी लगा सके, ये कोशिश लगातार हो रही है। 26 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व की तैयारियां जो है हम लोग कर रहे हैं और उस पे जो है इस तरीके से व्यवस्थापन किया जा रहा है कि यातायात की कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो और भीड़ प्रबंधन अच्छा रहे। यानी इस बार श्रद्धालुओं का कीर्तिमान बन सकता है। चीन और भारत की आबादी को छोड़ दें तो महाकुंभ में उतने लोग शामिल हो रहे हैं जितनी दुनिया के कई बड़े देशों की जनसंख्या तक नहीं है। जितनी अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जनसंख्या है, उससे ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी संगम में सनातन आस्था की डुबकी लगा ली है। अमेरिका की जनसंख्या 34 करोड़, इंडोनेशिया की 28 करोड़, पाकिस्तान की 26 करोड़, नाइजीरिया की 24 करोड़, ब्राजील की 22 करोड़, बांग्लादेश की 17 करोड़, जबकि रूस की 14 करोड़ और मैक्सिको की 13 करोड़ जनसंख्या है। जबकि कुंभ में अभी तक 56 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। जाहिर है रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आखिरी 8 दिनों में ये आंकड़ा नए रिकॉर्ड बना सकता है। संभवतः ये देश की जनसंख्या यानी 142 करोड़ के आंकड़े के करीब तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो देश की आधी आबादी महाशिवरात्रि यानी महाकुंभ के समापन तक संगम में आस्था की डुबकी लगा चुकी होगी, जो अपने आप में एक कीर्तिमान होगा। प्रयागराज से सिमर चावला, संतोष शर्मा, आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आपने ब्रजमंडल के वृंदावन धाम की महिमा खूब सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि जयपुर में भी गुप्त वृंदावन धाम बनाया गया है? इसको भव्य दिव्य स्वरूप देने की क्या तैयारियां की जा रही हैं? आखिर गुप्त वृंदावन क्या है, इसका इतिहास और महत्व क्या है? इसको लेकर जीएनटी आपके लिए कई खास जानकारियां लेकर आया है, जिसे हम आपको आने वाले दिनों में एक एक करके विस्तार से बताएंगे।
तो देखिए, आज सबसे पहले आपको गुप्त वृंदावन धाम के निर्माण की तस्वीरें दिखाते हैं। खबरें हैं कि 300 करोड़ की लागत से गुप्त वृंदावन का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए खास ईंट तैयार कराई जा रही है। इन 14,000 ईंटों पर भगवान श्री राम के नाम लिखे गए हैं। वहीं गर्भगृह निर्माण के लिए 7 तीर्थों के जल और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। जयपुर में बन रहे गुप्त वृंदावन धाम को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। यहाँ की दीवारों पर दिव्यता के साथ संस्कृति की अनूठी चमक देखने को मिलेगी। कला और कारीगरी के अद्भुत संगम से तैयार हो रहे इस मंदिर का 70% काम पूरा हो चुका है। धाम की वैभवता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 6 एकड़ में बन रहा ये मंदिर 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। इतना ही नहीं, इस मंदिर में 17 मंजिलों का निर्माण किया जा रहा है। धाम निर्माण में सनातन संस्कृति का खास ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए श्री राम लिखी हुई 14,000 ईंटें लगाई जा रही हैं। ये ईंटें विशेष रूप से तैयार करवाई गई हैं। भगवान के गर्भगृह की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए 7 तीर्थों के जल और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। धाम में प्रवेश करते ही भक्तों को इसकी भव्यता का एहसास कराने की भी पूरी व्यवस्था है। इसके लिए मंदिर में 6 द्वार बनाए जा रहे हैं। इसके हर द्वार के साथ पौराणिकता की झलक देखने को मिलेगी। इसमें मयूर द्वार मुख्य होगा। इस द्वार पर द्वारिका के मंदिरों की तरह ही इस पर 108 मोर बनाए जाएंगे। दूसरा होगा हंस द्वार। जगन्नाथपुरी मंदिर की तरह पूरब और पश्चिम में 2-2 द्वार होंगे, जिन्हें सिंह द्वार, व्याघ्र द्वार, हस्ती द्वार, अश्व द्वार के नाम से जाना जाएगा। धाम में राजस्थानी शैली और आधुनिक डिजाइनों से जुड़ा आर्किटेक्चर का भी कमाल देखने को मिलेगा। मंदिर के शिखर पर 30 मीटर लंबाई की राजधानी आर्किटेक्चर में छतरी बनाई जा रही है, जिसकी दीवारों पर कांच लगाए जाएंगे, जिससे मंदिर की भव्यता और निखर आएगी। इस मंदिर की खासियत बताएं तो राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर होगा। 200 फीट ऊंचा ये मंदिर रहेगा और साथ ही इस मंदिर में दुनिया की सबसे चौड़ी छतरी होगी। मतलब 110 फीट चौड़ी छतरी यहाँ पर बन रही है। और इस मंदिर में साथ ही साथ एग्जीबिशंस, डायरामास और ये सब बताए जाएंगे, किस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति को हमारी आने वाली पीढ़ी को समझा सकें। धाम के परिसर में पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा गया। दावा है कि हरियाली के चलते गुप्त वृंदावन धाम हरित स्वर्ग कहलाएगा। यहाँ नीम, शीशम, कदम, एलोवेरा, चंदन, बरगद और अश्वगंधा के पौधे लगाए जाएंगे। परिसर की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर 4,000 भक्त एक साथ प्रभु के दर्शन कर सकेंगे। उम्मीद है कि जल्द ही भक्त सनातन संस्कृति और संस्कार के इस दिव्य परिसर का आनंद उठा सकेंगे। जयपुर से रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे। अब देश की आदिवासी संस्कृति को शोकेस करने, उसे बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और आयोजन होते रहते हैं। ऐसे ही एक खास उत्सव की तस्वीरें दिल्ली से आपको हम दिखाते हैं। कला और परंपरा से जुड़ा ये आदि महोत्सव है। जी हाँ, आदि महोत्सव में देश के कई राज्यों के ट्राइबल आर्ट, वहां का खान पान से लेकर पहनावे की खास प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां इस आदिवासी कला के दीवाने पहुंच रहे हैं। हमें यकीन है आपको आदि महोत्सव की ये रंग बिरंगी तस्वीरें जरूर पसंद आएंगी। बैम्बू चिकन है मैम, इस चीटी से बनाई जाती है। ये चीटी वाली चटनी, ये क्या है? स्टिकी राइस है वो। स्टिकी राइस है। देश की आदिवासी लोक परंपरा को बढ़ावा देने के लिए राजधानी दिल्ली में आदि महोत्सव की छटा बिखरी है। इस आयोजन को ट्राइफेड यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आयोजित किया है। तो बगैर देर किए आपको सबसे पहले आदि चित्र गैलरी की मनमोहक तस्वीरें दिखाते हैं।
इस आदि महोत्सव में आपको तमाम चीजों से रूबरू होने का मौका मिलेगा, फिर चाहे वो बात धातु कला की हो, कपड़ों की बुनाई की हो या इस तरीके की चित्रकला की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ की आदि चित्र गैलरी में और यहाँ पे हर आपको स्टेट्स की, ट्राइबल कम्युनिटी की जो वहाँ की मेन पेंटिंग्स है वो देखने का मौका मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको राजस्थान जो है हमारा स्टेट, वहाँ पे लेकर आ गई हूँ। राजस्थान की बिल पेंटिंग बनाता हूँ और मैं ये लेके आया हूँ मोरनी के पंख पे, पीपल के पत्तों पर और कैनवास पर। तो महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग है, राइट? हमारे पालघर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, क्या खास होता है वहाँ की? आप थोड़ा सा आगे आ सके बताएं हमें। मतलब ये यहाँ की वो ट्रेडिशनल पेंटिंग है। वर्ली पेंटिंग। हाँ, वर्ली पेंटिंग, ट्रेडिशनल पेंटिंग। तो उस पेंटिंग को बाहर जो आर्टिस्ट आए थे ना, उन लोगों ने वो कपड़े के ऊपर बनाने को कहा, बाद में वो सेलिंग करने को कहा, तब से शुरुआत हो गई। ये घर में इसको पहले ढींगना बोल देते थे गांव में, तो हम लोग इसी काम को हम लोग मिट्टी की दीवार पे करते थे मैडम जी। पहले ब्रश सीट नहीं मिलते थे तो अब उसमें दीवार में, मिट्टी की दीवार में करती थी। तो अब सीट ब्रश मिल रहे हैं, सीट, तो उसी काम को मैं इसमें दर्शाई हूँ। आंध्र प्रदेश में क्या खास, वहाँ की कौन सी पेंटिंग को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सौरा पेंटिंग। ये इसको पाम पत्ता बोलते हैं, पाम लिपि इंग्रेविंग पेंटिंग बोलते हैं, क्योंकि ना ये जो पाम पत्ता होता है पहले टाइम में हमें इसी पत्ता के ऊपर कुंडली बना देते हैं, इसके ऊपर इंग्रेविंग करके इसके ऊपर काजल भर के इसके ऊपर पेंटिंग किया है। कई राज्यों से आए 600 से ज्यादा आदिवासी कलाकार और शिल्पकार अपनी अपनी कला संस्कृति को यहाँ 24 फरवरी तक शोकेस करेंगे। यही नहीं, यहाँ परंपरागत ज्वेलरी की वैरायटीज के साथ स्टॉल्स वाले और खासकर महिला खरीदार बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। पहले हमारी जनरेशन में कॉइन को वेयर किया करते थे, लाइक धागे में पिरोर के। तब इस जनरेशन को देखते हुए हमने ये मॉडिफिकेशन किया है, लाइक ब्रास को उसके ऊपर सिल्वर ऑक्सीडाइज कोटिंग करके। तो ये सारा ज्वेलरी दिल्ली वालों को तो खास अच्छा लगता है। हाँ, भी करी रही है सिलेक्ट, ये इयररिंग्स कुछ निकाले हैं मैंने। बास्केट फुल है, आई टेकन दिस चोकर। कला, संस्कृति और परंपरा की चाशनी में डूबे इस आदि महोत्सव में स्वाद का भी तड़का भरपूर है। तो आंध्र प्रदेश का क्या आप व्यंजन जो है वो लोगों को स्वाद दे रहे हो? ये बैम्बू चिकन है मैम, बैम्बू बिरयानी। इसमें तो ऑयल वाटर कुछ नहीं यूज करेगा, ओनली मसाला वाली यूज करेगा। छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज्यादा एक चीज खास है वो है चीटी की चटनी। आपको शायद थोड़ी बहुत चलती हुई भी चीटी जो है जिंदा नजर आ जाए, लेकिन इस चीटी की मैं बात कर रही हूँ और इस चीटी से बनाई जाती है ये चीटी वाली चटनी। लद्दाख की बात हो या फिर हिमाचल प्रदेश की बात हो, यहाँ पर आपको दोनों तरीके के व्यंजन जो है वो देखने को, चखने को जो है वो मिलेंगे। तो लाफिंग शीट आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाफिंग दिखेगी। ये तिल की चटनी होती है, राइट? जी मैम, ये तेल में फ्राई किया जाता है, चावल के आटा से बनाया जाता है, इसके अंदर पूरा सोया का फिलिंग डाल के देता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्टिकी राइस जो है, चाहे फिर वो राइस बियर हो, असम की खास स्पेशलिटी है जो आपको यहाँ पे ये लोग स्वाद देंगे। अगर आप भी पारंपरिक कला या संस्कृति को करीब से देखना चाहते हो तो ये एक सबसे ज्यादा सुनहरा मौका है आदि महोत्सव की, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और अभी भी कुछ दिनों के लिए ये महोत्सव चलने वाला है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। तो अगर नजदीक से रूबरू होना है, इसका आनंद लेना है, तो यहाँ पे जरूर आइए। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ मनीषा रटा, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात एक ऐसी आम लड़की की शादी के अनोखे कार्ड की करते हैं जिसने सोशल मीडिया पर ना सबका दिल जीत लिया है। इस शादी में एक नहीं, दो नहीं, चार राज्यों का समागम होते हुए देखा जा सकता है। शादी का निमंत्रण इतना यूनिक है कि लोगों के दिलों को छू रहा है। बिल्कुल, शादी 7 जन्मों का बंधन है और इस पल को खास बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं और इसकी झलक भारत जोड़ो विवाह नाम से वायरल शादी के कार्ड में भी नजर आ रही है। देखिए। साधारण से दिखने वाला ये शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इसके वायरल होने की वजह एक नहीं, दो नहीं, 4 राज्यों की संस्कृतियों का समागम है। इस शादी में दुल्हन का संबंध जहां जम्मू और बंगाल से है, तो वहीं दूल्हे का राजा पंजाब और केरल से संबंध रखते हैं। राज्यों के मिलन वाली शादी जो अब तक मूवी में देखने को मिलती थी, वो अब रियल में देखने के लिए मिल रही है। लिहाजा इस शादी के कार्ड ने लोगों का दिल जीत लिया है। दुल्हन बनने जा रही अभिलाषा कोटवाल ने खुद ये कार्ड अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया और इस वेडिंग कार्ड का नाम रखा भारत जोड़ो विवाह। अपनी शादी का कार्ड शेयर करते हुए अभिलाषा ने लिखा, जब आपकी शादी किसी गठबंधन सरकार से भी ज्यादा विविधतापूर्ण हो
तो आप जानते हैं कि ये वास्तव में खास है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हमारी प्रेम कहानी उन मूल्यों का प्रतीक है जिनका आप समर्थन करते हैं। आपका आशीर्वाद पाकर सम्मानित महसूस करेंगे। इस कार्ड का एक अनोखा संबंध गांधी परिवार से भी है। कई साल पहले अभिलाषा की मां ने प्रियंका गांधी की शादी का कार्ड डिजाइन किया था और अब बेटी ने देश भर में कांग्रेस पार्टी के मोर्चे से प्रेरित होकर अपना कार्ड बनवाया है। जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर बनाया गया था, ठीक वैसे ही अभिलाषा ने अपनी शादी का कार्ड तैयार करवाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चाय पर चर्चा के साथ आप केवल बाखबर नहीं बल्कि जीवन में खुश रहने की वजह भी बखूबी समझ लेते हैं। उम्मीद यही है कि इन खबरों का रंग बिरंगा संसार आपके जीवन में तरक्की और खुशहाली का नया उजाला लाए। और आज चाय पर चर्चा यहीं रोक रहे हैं। कल फिर नई खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। देखिए, हमें यकीन है ये तमाम खबरें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। और बस यही भरोसा आप और हम एक दूसरे पर बनाए रखें तो कल शाम 5 बजे मिलेंगे चाय के साथ अच्छी अच्छी खबरों के साथ। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।